गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं। जो हम लोग का टॉपिक था विश्व के जलवायु प्रदेश, उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, या जिसको कहते हैं मध्य अक्षांशीय घास क्षेत्र, टेम्परेट ग्रासलैंड जोन। अब इसके बारे में देखते हैं कि पहले क्षेत्र कहाँ कहाँ है इसका। ठीक है, तो जो मध्य अक्षांशीय घास क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र जिसको कहते हैं, जिसका मुख्य रूप से नाम स्टेपी प्रदेश या प्रेरी प्रदेश कहते हैं, इसका विस्तार देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम यूरेशिया में, तो ये क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, इसमें मध्य एशिया के भी देश हैं, यूरोप के देश मतलब रशिया का जो यूरोपीय भाग है वो है, और फिर पश्चिमी साइबेरिया तक फैला हुआ है। इसे कहते हैं स्टेपी। यहाँ पर इस घास को कहते हैं स्टेपी। ठीक है, अमेरिका के उत्तरी भाग में देखते हैं तो यहाँ पर रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में ये फैला हुआ है यूएस और कनाडा के बीच में। उत्तरी यूएस और मध्यवर्ती दक्षिणी भाग जो कनाडा का है, इसमें यहाँ पर इसको कहते हैं प्रेयरी। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में इसका विस्तार है। छोटा सा विस्तार यहाँ पे हंगरी में है, इसको यहाँ पर कहते हैं पुस्ताज। ठीक है, थोड़ा सा विस्तार इसका हंगरी में भी है। और ये जो चीन का मंचूरिया क्षेत्र है, यहाँ पर भी मंचूरियन ग्रासलैंड कहा जाता है इसका विस्तार। यहाँ पे भी चीन के उत्तरी भाग में जो मंचूरिया प्रांत है, यहाँ पर इसको मंचूरियन ग्रासलैंड कहा जाता है। ठीक है, खाने वाला मंचूरियन मत समझ लीजिएगा। अब आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ पे इसका विस्तार है। तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका विस्तार है वो मुख्य रूप से उरुग्वे और अर्जेंटीना के इस भाग में है। ठीक है, उरुग्वे और अर्जेंटीना के भाग में, यहाँ पर इसको पैम्पॉस कहा जाता है। पैम्पॉस कहा जाता है। ठीक है, पैम्पॉस कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के इस भाग में है, यहाँ पर इसको वेल्ड कहा जाता है। वेल्ड, ठीक है, वुस वेल्ड भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो यहाँ पर इसको डाउन्स कहा जाता है। ठीक है, जो मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ इसे डाउन्स कहा जाता है। ठीक है, जो न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप है, यहाँ पर इसको कैंटरबरी ग्रासलैंड कहा जाता है। तो ये इसका विस्तार है। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र कोई स्पष्ट रूप से नहीं है, तो इसलिए भारत में इसका विस्तार नहीं है। ठीक है, हालांकि कुछ माना जाता है कि ये जो अरावली पर्वत है, इसमें कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र ही उसको माना जाता है। तो ये क्षेत्र है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में ये महाद्वीपों के बीच में है, यानी कि महाद्वीपों के आंतरिक भाग में है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो ये समुद्र के किनारे वाले भाग में है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये समुद्र के किनारे है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के आंतरिक भाग में। इसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो इसका अक्षांशीय विस्तार वही है जो भूमध्य सागरीय जलवायु का है। सामान्य रूप से थोड़ा सा और ये उत्तर और थोड़ा सा दक्षिण में है, लेकिन मान लेंगे हम लोग कि 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसका विस्तार दक्षिण में है। उत्तर में 30 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में इसका विस्तार है, यानी कि इसका अक्षांशीय विस्तार वही है जो भूमध्य सागरीय जलवायु का है। ठीक है, सामान्य रूप से ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं इस घास को। अमेरिका में, कनाडा में इसको प्रेरी ग्रासलैंड कहा जाता है। यूरेशिया में इसको स्टेपी जलवायु या स्टेपी ग्रासलैंड कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में इसको पंपास कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में इसको वेल्ड कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में ये घास पाई जाती है, इस तरह की घास, तो उसको डाउन्स कहा जाता है। और न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पे इस तरह की घास पाई जाती है, उसको कैंटरबरी घास कहा जाता है। तो ये हमने देख लिया इसका क्षेत्रीय विस्तार क्या क्या है। ठीक है, और इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक तो इस टॉपिक से देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला इससे क्वेश्चन बनता है कि एक तो दे देता है पेयर मिलाने के लिए कि किस क्षेत्र में ग्रास को क्या कहा जाता है, क्या घास कहाँ पे स्टेपी कहा जाता है, कहाँ पे डाउन्स कहा जाता है, ये दे देता है। या उपोष्ण कटिबंधीय सवाना घास है उसको और इसको दे के पूछ लेता है कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय घास का क्षेत्र है। ठीक है, ये पूछ लेता है। आते हैं हम लोग अपने इसके और विशेषताओं पे। स्टेपी जलवायु या प्रेरी जलवायु प्रदेश, फिर ठीक है।
इसकी विशेषता क्या? पहली विशेषता है कि ये उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाई जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह महाद्वीपों के तटवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे हमने देखा दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा, न्यूजीलैंड में देखा। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में यह महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाई जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध में ये तटवर्ती क्षेत्रों में है, तो इसलिए यहाँ वर्षा सामान्यतः अधिक होती है, क्योंकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में है तो वर्षा सामान्यतः अधिक होती है। जबकि उत्तरी गोलार्धों में महाद्वीपों के आंतरिक भाग में है तो वर्षा कम होती है। अभी आते हैं हम लोग तापमान पे। दक्षिणी गोलार्ध की जो शीतोष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र है, समुद्र तटवर्ती होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। ठीक है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में यहाँ महाद्वीपों के आंतरिक भाग में है तो यहाँ पर चरम घटनाएं देखने को मिलती हैं, यानी कि टेम्परेचर का, तापमान का चरम रूप देखने को मिलता है। कैसे? यहाँ ग्रीष्म काल में अधिक तापमान होता है, जबकि शीतकाल में तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है, माइनस में चला जाता है। यानी कि वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। ग्रीष्म काल में तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है या कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा पहुंच जाता है, तो शीतकाल में तापमान माइनस में चला जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। यानी कि वार्षिक तापांतर अधिक है। इसी प्रकार देखा जाए तो दैनिक तापांतर भी यहाँ अधिक होता है। दैनिक तापांतर की मात्रा भी लगभग 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है। यानी कि दिन में तापमान अधिक होता है, रात में तापमान गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ दैनिक तापमान भी अधिक होता है। इसलिए इस जलवायु प्रदेश को कहा जाता है कि यहाँ पे तापमान की वेरिएशन अधिक होता है। तो ये तापमान संबंधित विशेषता है। अब हम लोग आते हैं वर्षा संबंधित विशेषता पर। तो यहाँ पर वर्षा क्या है कि वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर के आसपास है। ये वैरी करती है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, और शीत ऋतु में वर्षा जो होती है वो मुख्यतः हिमपात के रूप में होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में वो जल के रूप में होती है, लेकिन शीत ऋतु में हिमपात के रूप में होती है। और शीत ऋतु में यह क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध वाला हिम से ढका रहता है, यानी हिमाच्छादित रहता है। फिर जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है, हिम छट जाती है, हिम पिघल जाती है, बर्फ पिघल जाती है, फिर से ये ग्रासलैंड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में वर्षा की मात्रा इससे अधिक होती है। दक्षिणी गोलार्ध में वर्षा की मात्रा 40 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर के बीच होती है, औसत वार्षिक वर्षा। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में वर्षा की मात्रा अधिक होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान संबंधित कठोरता भी इतनी नहीं होती जितनी उत्तरी गोलार्ध में तापांतर होता है, या हिमाच्छादित सतह शीत ऋतु में हो जाते हैं, वैसा नहीं होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्षा कम होती है, दक्षिणी गोलार्ध में वर्षा अधिक होती है। शीतोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है इसकी वर्षा के रूप में देख लीजिए। अब हम आते हैं इसकी वनस्पति विशेषताएं क्या हैं। तो पहली बात है कि यहाँ की वनस्पति जो है वो जो चरम वनस्पति है वो शीतोष्ण घास है। और शीतोष्ण घास की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह घास छोटी होती है और मुलायम होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय घास के बारे में हम लोग देखा था कि उष्णकटिबंधीय घास जो सवाना वाली वो 5 मीटर तक बड़ी हो सकती है, वो कठोर होती है, कड़ी होती है, लेकिन शीतोष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र जो है ये मुलायम होती है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका और कनाडा में इसको प्रेरी कहते हैं, रूस है, कजाकिस्तान है, या चीन का कुछ भाग है, ठीक है, या यूरेशिया वाला पूरा भाग है, उसमें इसको स्टेपी घास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में उरुग्वे और अर्जेंटीना में इसको पैम्पास कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पे अर्जेंटीना में और घास है जिसको ग्रान चाको कहा जाता है। ठीक है, फिर वहाँ पर एक अर्जेंटीना में और घास है अल्फा अल्फा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से पैम्पास घास है अर्जेंटीना में। दक्षिण अफ्रीका में इसको वेल्ड कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स कहा जाता है, और न्यूजीलैंड में इसको कैंटरबरी घास कहा जाता है। ठीक है, ये है। वृक्ष यहाँ पर होते हैं लेकिन यदा कदा होते हैं। वृक्ष की यहाँ पर कम होती है, चूँकि वृक्ष को तापमान भी चाहिए और पानी भी चाहिए, तो थोड़ा सा जल का अभाव रहता है, इसलिए वृक्ष को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है ये क्लाइमेटिक कंडीशन। तो इसलिए घासें जो हैं यहाँ पे चरम समुदाय हैं, वनस्पति हैं। ठीक है, और ये मुलायम होती हैं। अब हम आते हैं कि आज के समय में क्या स्थिति है।
अब जब घासें होती हैं, ये जैव विविधता की दृष्टि से भी थोड़ा संपन्न है। यहाँ पर जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते थे, जो चरने वाले जीव हैं या जो रोडेंट्स हैं या जो इस तरह के कीट हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते थे। हिरन की संख्या थी, प्रेरी डॉग थी, ठीक है, या खरगोशों की संख्या थी, वो बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती थी यहाँ पर। लेकिन अब क्या हुआ है, अब मानव हस्तक्षेप के कारण जो प्रेरी घास क्षेत्र था या स्टेपी घास क्षेत्र है, जिसको कहते हैं शीतोष्ण घास कटिबंधीय क्षेत्र है, वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड हो चुका है। कारण क्या है कि यह प्रेरी घास क्षेत्र में चरनोजम प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो बहुत ज़्यादा उत्पादक होती है। हालांकि चेस्टनट मृदा भी पाई जाती है, लेकिन चरनोजम प्रकार की मृदा पाई जाती है जिसकी उत्पादकता बहुत अधिक होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं कि जो प्रेरी घास क्षेत्र था, ये लगभग साफ कर दिया गया है, अपने मौलिक स्वरूप में नहीं है। अब इसकी जगह क्या किया गया है कि बड़े बड़े एग्रीकल्चरल लैंड डेवलप कर दिए गए हैं, कृषि भूमि का विकास कर दिया गया है। और खास करके एग्रीकल्चरल लैंड का डेवलपमेंट तो किया ही गया है, तो प्रेरी घास का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया है, बहुत कम क्षेत्र में अब बची हुई है। दूसरी, यहाँ पर जो वाणिज्यिक पशुपालन किया गया, जिसमें गाय, भेड़ या इस तरह के अन्य पशुओं का पालन किया गया, तो यहाँ के जो पशु थे वो भी यहाँ से समाप्त कर दिए गए। तो ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड हो चुका है, अपने वास्तविक स्वरूप में कहीं नहीं बचा है। बहुत कम क्षेत्र हैं जो अपने वास्तविक स्वरूप में हो, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा एक तरह से विक्षुब्ध हो चुका है या डिस्टर्ब हो चुका है। हाल के वर्षों में देखा गया या इस सदी में देखा गया है कि यह क्षेत्र गेहूं उत्पादन के लिए उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में भी बहुत फेमस रहा है, ठीक है। तो जो उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी गोलार्ध में जैसे यूएस, कनाडा में जो प्रेरी प्रदेश हैं, उनको कहा जाता है कि ये खाद्यान्न का भंडार है, ठीक है, और गेहूं उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, मक्के के उत्पादन के लिए भी फेमस है। इसी तरह से यूरेशिया का क्षेत्र भी है। तो ये प्रारंभ से लेकर अब तक इसका बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो चुका है। इसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग जान लिए। यहाँ की चरम वनस्पतियाँ घास हैं, और ये घास मुलायम होती हैं, छोटी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में जलवायु संबंधित चरम अवस्थाएं देखा हमने कि ग्रीष्मकाल में अधिक तापमान होता है, शीतकाल में कम हो जाता है। तो ये हम लोग का टॉपिक था स्टेपी ग्रासलैंड, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन जो आते हैं वो देखेंगे कि एक तो घासों का कंपेयर करने को आता है, कुछ क्षेत्र आता है कि यहाँ पे किसको क्या नाम दिया जाता है घास को, उत्तरी गोलार्ध में, अमेरिका में, कनाडा में क्या बोला जाता है, यूरेशिया में क्या बोला जाता है, अर्जेंटीना में क्या बोला जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे चीन तुल्य जलवायु पे। जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का होगा वो होगा चीन तुल्य जलवायु। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये जलवायु प्रदेश पढ़ा रहा हूं मैं, एक ग्राफ बना के बता दूंगा कि इसको कैसे हम लोग, एक होता ना कि याद करना बड़ा मुश्किल है कि कौन कितने अक्षांश के मध्य में है, तो इसको एक ग्राफ के माध्यम से मैं बता दूंगा, बहुत ईजिली आप इसको याद कर लेंगे। तो थोड़े से जब हो जाइए तो मैं फिर इसको ग्राफ के माध्यम से डिनोट कर दूंगा, तो आपको बहुत ईजिली ये याद हो जाएंगे। तो मैं क्लास यहीं ऑफ करता हूँ। आपको, मुझे उम्मीद है कि पूरी समझ में आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।